गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने अपना पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 10 लेकर के। यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है शिक्षा संबंधित आज भी कुछ नई चीज़ आपको हम देते हैं। जो है शिक्षा संबंधी जो हम आपको चीज़ें देते हैं जो है ये आपके जो है पेडागॉजी से ही हैं। जो है आप पर्सनली हम कहें जो है तो ये हमारा बेस है। इस बेस के आधार पर अगर आप देखें जो है तो आप किसी को जो है शिक्षा दे सकते हैं। जो है शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, हम कहेंगे नेट फर्स्ट पेपर में भी आपके जो है क्या करेगा, जो अच्छे से कार्य करेगा। जो है मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो नेट फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो है वो फर्स्ट टॉपिक से ही हमारा शिक्षा की सभी चीज़ें हम उठाते हैं। प्लस जो हायर एजुकेशन के तहत आप बात करते हैं जो है कि नेट का एक टॉपिक हायर एजुकेशन भी होता है, तो वहाँ से भी हमारा ये शिक्षा जो है रिलेटेड है। जो है आइए इसके तहत हम आपको दिखाते हैं जो है शिक्षा का जो है कुछ और प्रारूप, जिसे हम लोग कहेंगे टीचिंग मेथड, शिक्षा की विधि। यहाँ पर देखिए ये हमारी शिक्षा, आज शिक्षा का आज हम देखेंगे मेथड, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि। आपको हमने पिछले लेक्चर में ये बता दिया है जो है कि शिक्षण के नियम क्या होते हैं, और शिक्षण के नियम के साथ ही साथ हमने आपको कल वाले लेक्चर में बताया है कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अब इसके तहत आपको हम लेकर के आए हैं जो है कि अब आपका जो है लास्ट स्टेप जो चलेगा जो है शिक्षण का, वो टीचिंग मेथड होता है। और टीचिंग मेथड के बाद एक पॉइंट आपका शिक्षण का बचेगा, जिसे हम कहेंगे जो है शिक्षण के उद्देश्य या शिक्षा के उद्देश्य। जो है तो यहाँ पर टीचिंग मेथड में आपको हम आप 2-4 नहीं आज 5 मेथड हम शिक्षण के बताएंगे। और 2 मेथड आपको हम पहले ही अपने लेक्चर में बता चुके हैं, जिसे हम लोग आगमन विधि बोलते हैं और निगमन विधि कहते हैं। जो है यहाँ पर देखिए शिक्षण की 5 विधियों को हम आज उठाते हैं जो है, जिसे आप जानते हैं समस्या समाधान, समस्या समाधान विधि। दूसरे तौर पर हम लेंगे जो है विश्लेषण, विश्लेषण विधि। और तीसरे तक हम कहेंगे संश्लेषण, संश्लेषण विधि। चौथे तक हम लेंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। और 5वां आज आपको हम देंगे प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि। इस तरीके से आज आपके सामने हम जो है शिक्षण विधि की बात करेंगे जो है शिक्षा संबंधित। यहाँ पर 5 आपको शिक्षण विधियाँ हमने लिया जो है समस्या समाधान विधि, दूसरा विश्लेषण विधि, और तीसरा कहेंगे जो है संश्लेषण विधि, चौथा कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, और 5वां कहेंगे हम लोग प्रोजेक्ट विधि। इस 5 विधियों को आज हम आपको जो है बताने वाले हैं। आइए पहला देखते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। देखिए समस्या समाधान विधि के तहत हम कहेंगे जो है कि स्टूडेंट को जो है सर्वप्रथम क्या दी जाती है, यहाँ पर एक समस्या दी जाती है, मीन्स एक एग्जाम्पल दिया जाता है। जो है उस एग्जाम्पल के तहत जो है उसको हिंट्स भी दिया जाता है जो है कि समस्या का आप समाधान कैसे करोगे। जो है तो बालक क्या करता है जो है समस्या संबंधित जो भी पॉइंट उसको इसमें मिलता है अपने प्रॉब्लम में जो है उसको क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। जो है अब बताए गए हिंट्स के अनुसार वो जो है क्या करता है जो है उससे ज्ञान प्राप्त करता है या अपनी समस्या का समाधान करता है। जो तो समस्या समाधान विधि के तहत आपको हम दिखाते हैं कि स्टूडेंट को समस्या रूपी उदाहरण दिया जाता है,
उदाहरण दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है उदाहरण देने के साथ ही हम कहेंगे कि हिंट्स भी दिया जाता है, हिंट्स दिया जाता है, हिंट्स दिया जाता है, दिया जाता है। अब जब हम उसको जो है स्टूडेंट को समस्या रूपी उदाहरण दे दिए जो है और उसको हमने हिंट्स भी दे दिया जो है, तो बालक क्या करेगा जो है इस समस्या का जो है वो समाधान निकाल करके क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करता है जो है। बालक क्या करता है, समस्या से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहा है बालक जो है, तो ज्ञान कैसे समस्या से प्राप्त करेगा, समस्याओं का निवारण कैसे करेगा, एट फर्स्ट बालक क्या करेगा जो है जिससे कि उसकी समस्या समाप्त हो जो है। तो हम कहेंगे समस्या समाधान के स्टेप होते हैं जो है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं समस्या समाधान संबंधित चरण, समस्या समाधान संबंधित चरण। देखिए एक चरण नहीं होते हैं यहाँ पर, समस्या समाधान संबंधित कई चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है जो है समस्या का चयन करना, समस्या का चयन करना। अब देखिए समस्या है क्या जो है, ठीक, इसको हम कहेंगे समस्या है क्या जो है, इसका बालक क्या करेगा जो है चयन करेगा जो है। इसके बाद जो है समस्या से संबंधित सूचना को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करना। समस्या समाधान संबंधित चरण है। पहला चरण हमें मिला जो है कि समस्या का चयन करना, दूसरा कहें समस्या से संबंधित सूचना, जो भी समस्या उससे संबंधित सूचना वो क्या करेगा, वो जो है इकट्ठा करेगा। इसके बाद हम कहेंगे योजना बनाएगा, समस्या संबंधित प्लानिंग करेगा जो है, प्लानिंग करना। समस्या संबंधित तो क्या करेगा जो है प्लानिंग बनाएगा। और इसके बाद हम कहेंगे चौथे स्टेप में जो है अपनी समस्या से संबंधित सभी समाधान का मूल्यांकन करेगा, सभी समाधान का मूल्यांकन करेगा। मीन्स वो प्लानिंग बना लिया जो है, प्लानिंग के तहत एक समस्या नहीं उसने देखा जो है, उसने देखा जो है कि सभी समाधान का मूल्यांकन करेगा। मीन्स उसने जो प्लानिंग बनाया उस प्लानिंग के तहत जो समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन समाधान का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा कि कैसे समस्या हमारी सॉल्व होगी और कितने अच्छे ढंग से समस्या हमको सॉल्व हो सकती है जो है। इसके साथ ही उसने जो है पांचवें स्टेप में लिया एक समस्या को चयनित करना एवं क्रियान्वित करना, और उसमें हम कहेंगे जो है कि समस्या में छोटे छोटे तमाम समस्याएं थी, जिसे वो क्या करेगा जो है एक समस्या को वो चयनित करेगा, सेलेक्ट करेगा जो है, और उस पर क्या करेगा जो है क्रिया करेगा जो है, मीन्स उसको क्रियान्वित करेगा जो है। छठे स्टेप में हम लोग आते हैं जो है रिजल्ट का मूल्यांकन करना। छठा रिजल्ट का मूल्यांकन करना। रिजल्ट का मूल्यांकन करना।
देखिए जो भी उसका जो है हम कहें कि एक समस्या को चयनित करेगा, चयनित कर लिया मीन्स एक रिजल्ट पर वो आया जो है कि जो भी समस्या थे उन समस्या में एक समस्या का उसने क्या किया, सेलेक्ट किया जो है, तो उसको कहेगा कि उसको जो है क्या क्या उस रिजल्ट का वो क्या करेगा जो है उसको मूल्यांकन करेगा जो है। 8वें स्टेप के तहत हम लोग देखेंगे जो है समस्या को परिभाषित करना और पुनर्उत्पादित करना मीन्स समस्या को फिर से क्या करेगा जो है रिजल्ट का मूल्यांकन करने के बाद जो समस्या को फिर परिभाषित करेगा और उसे पुनर्उत्पादित करेगा जो है। फिर 8वें स्टेप में हम कहेंगे जो है कि उसको रिस्पॉन्स सेट में कमी लाना। देखिए रिस्पांस सेट में क्या करेगा, वो कमी लाएगा। रिस्पांस सेट कहेंगे हम लोग जो है अनुक्रिया समुच्चय मीन्स जितनी भी उसने अनुक्रियाएं की है जो है वो चाहे हमारी जो है नैतिक रही है या अनैतिक रही है, जो वो सभी अनुक्रियाओं में सही अनुक्रिया रही है या गलत अनुक्रिया रही है जो है, वो सभी अनुक्रियाओं में से वो क्या करेगा जो है उसमें वो कमी लाएगा जो है। मीन्स हम कहेंगे कि उस ज्ञान प्राप्ति के तहत लास्ट में क्या होगा जो है कि वो सभी अपनी जो है जो गलत अनुक्रियाएं की थी जो है उसमें वो कमी ला देगा जो है और समस्या का समाधान कर लेगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग मिला जो है कि समस्या समाधान संबंधित जो चरण रहे वो कितने चरण हैं, 8 चरण हैं। पहले चरण के तहत हम लोग को मालूम हो गया है कि बालक क्या करेगा जो है हम कहेंगे समस्या का चयन करेगा। दूसरे स्टेप में देखेंगे समस्या से संबंधित जो भी सूचना होगी उसको इकट्ठा करेगा। फिर समस्या संबंधित जो भी प्लानिंग बनानी होगी वो प्लानिंग बनाएगा और सभी समाधान का मूल्यांकन करेगा जो है। मीन्स जो भी समस्या है उसके समाधान का मूल्यांकन करेगा। फिर एक समस्या को चयनित करेगा और उस पर जो है अपना कार्य प्रारंभ करेगा। फिर हम कहेंगे रिजल्ट का उसके मूल्यांकन करेगा जो है। फिर मूल्यांकन के बाद समस्या को पुनः परिभाषित करेगा और पुनः उत्पादित करेगा कि ये समस्या हमारी कितनी जटिल थी जो है। इसके बाद हम कहेंगे रिस्पांस सेट में वो कमी लाएगा जो है। मीन्स जो भी उसकी जो है तमाम अनुक्रियाएं थी जो है, मीन्स एक ही तरीके के प्रश्न जो है या एक ही तरह की समस्या को जो है वो क्या करेगा जो है जब बार बार करेगा तो उसमें जो है क्या करेगा जो है उसमें वो अपनी जो भी गलतियां रहेंगी उस गलतियों में वो कमी लाएगा जो है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये विधि समाप्त होती है जो है समस्या समाधान विधि। आइए दूसरे विधि हम आपको दिखाते हैं जो बहुत ही छोटी है और बहुत ही आसान है। हम लोग कहेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि देखिए विश्लेषण विधि जो है हम कहेंगे जो है कि जो भी हमारी समस्या है उस समस्या को छोटे छोटे खंडों में हम क्या करेंगे जो है तोड़ देंगे जो है। जब हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे तो वो समस्या हमारी क्या हो जाएगी जो है सॉल्व हो जाएगी। मीन्स किसी भी समस्या को जो छोटे छोटे खंडों में जो है तोड़ने की प्रक्रिया विश्लेषण विधि कहलाती है जो है। समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना विश्लेषण विधि कहलाती है।
अब देखिए छोटे छोटे भागों में जो है क्या करना है, समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही हमारा क्या है, विश्लेषण विधि है। जो है हम कहेंगे जो है विश्लेषण विधि द्वारा समस्या का समाधान जल्द हो जाता है। जो इस विधि द्वारा समस्या का समाधान शीघ्र हो जाता है। आइए इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग कहेंगे जो है कि हमारी होती है जो है विश्लेषण विधि। जो है ये संश्लेषण विधि। जो है विश्लेषण विधि का जस्ट अपोजिट हमारी होती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि देखिए विश्लेषण विधि में आपको हमने बताया जो है कि जो भी समस्या है उसको छोटे छोटे भागों में हम लोग क्या करेंगे जो है तोड़ देंगे जो है, और उससे के द्वारा जो है हमें आसानी हो जाती है अपनी समस्या का समाधान करने में। जो है लेकिन संश्लेषण विधि हमारी जस्ट उसकी अपोजिट होती है। जो है संश्लेषण विधि में हम लोग क्या करते हैं जो है हम कहेंगे जो है कि जितनी भी छोटी छोटी समस्या होती है सभी समस्याओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जो है सभी समस्याओं को जोड़ करके उनका समाधान किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संश्लेषण विधि। जो है समस्या के सभी पहलुओं को जोड़कर समस्या का समाधान किया जाता है। अब देखिए जो है हम कहेंगे जो है कि एक नहीं तमाम समस्या हैं जो है, तो उन तमाम समस्याओं को हम क्या करेंगे जो है एक साथ जोड़ लेंगे। जो है और जोड़ने के बाद जो हम देखेंगे जो है कि उस समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक समस्या कहीं न कहीं दूसरे समस्या से क्या होती है, जुड़ी होती है। जो है तो इस तरीके से संश्लेषण विधि द्वारा जो है हम तमाम अपनी समस्याओं को जो है एक साथ जो है जोड़ करके जो है उसका समाधान करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं संश्लेषण विधि। आइए अगला हम दिखाते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि देखिए प्रोजेक्ट विधि का संबंध हमारा उसी तरीके से है कि जैसी संगति में आप रहेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जो है प्रोजेक्ट विधि के तहत बोला जाता है जो है जैसी संगति वैसा प्रभाव। जैसी संगति होगी वैसा ही प्रभाव होगा। इस तरीके का हम लोग कहेंगे विधि को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट विधि। मीन्स बच्चे को जो हमें क्या करना है जो है अच्छी शिक्षा देना है। जो है अच्छी शिक्षा देना है बच्चे को, अच्छी शिक्षा देना है तो अच्छा वातावरण की जरूरत होती है। अच्छा वातावरण या अच्छे हम कहेंगे अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। देखिए जैसे हम लोग ने देखा है जो है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है कि पढ़ने तो जाते नहीं जो है, लेकिन उनमें शिष्टाचार बेहतरीन होता है। तो हम कहेंगे कि उस तरीके के वो वातावरण में है जो है हमें इंग्लिश नहीं आती है जो है चलो हमें इंग्लिश नहीं आती है जो है, लेकिन हम अंग्रेज़ों के बीच जब रहने लगेंगे जो है तो हमें इंग्लिश आने लगेगी। जो है हमें इंग्लिश आने लगी अंग्रेज़ों के साथ रह करके जो है, तो ये विधि हमारी शिक्षण की बोली जाती है प्रोजेक्ट विधि। जो है इसी को बोला गया कि जैसी संगति वैसा प्रभाव। जो है तो एक अंग्रेजी सिखाने वाले व्यक्ति को जो है या अंग्रेजी सीखने वाले व्यक्ति को उस तरीके का माहौल की ज़रूरत होती है, उस तरीके के वातावरण की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम कहेंगे
कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट विधि हमारी जो है किस पर निर्भर करती है, हम कहेंगे वातावरण पर निर्भर करती है और संगति पर निर्भर करती है जो है। तो इस तरीके से जो है जो भी हमें अध्यापन कार्य कराना है जो है, वो चाहे क्लासरूम में कराना या बाहर कराना है, वहाँ के जो है हम वातावरण के अनुरूप बच्चों को क्या करेंगे जो है, एक वातावरण देंगे जो है। इसके साथ बच्चों में ऑटोमेटिक अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी जो है। जैसे बच्चों के सामने खड़ी भाषा बोलते रहने से जो है बच्चे खड़ी भाषा सीख जाते हैं जो है। जो भी इंग्लिश टर्म हम यूज करते हैं बच्चे उस इंग्लिश टर्म को सीख जाते हैं। तो इस तरीके की विधि हमारी बोली जाती है जो है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि। आइए अगला हम लोग देखते हैं जो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है जो, देखिए डायरेक्ट मेथड में बच्चे को जो है हम कहेंगे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती जो है। बच्चे को जो है हमें जो है वल्ली फार जो है कुछ चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है क्या करने की जरूरत होती है, दिखाने की होती है। मीन्स वास्तविक ढंग से दिखाने की ज़रूरत होती है, दिखाने की ज़रूरत होती है। इस वास्तविक ढंग को दिखाने की ज़रूरत होती है। मीन्स हम कहेंगे वातावरण, मीन्स हम कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से जो है, मीन्स अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया वातावरण में ऑब्जर्वेशन अनुसरण के द्वारा, अनुसरण के द्वारा होती है। मीन्स हम कहेंगे बालक जैसा देखेगा, जैसा बालक देखेगा एवं सुनेगा, उसी के अनुरूप उसका अधिगम होगा। इस तरीके से हमारा ये प्रत्यक्ष मेथड भी जो है समाप्त हुआ जो है। तो इस तरह से शिक्षण का हमने आपके सामने आज 5 मेथड लिया जो है। इन 5 मेथडों के बाद जो हम आपको आते हैं जो है कुछ सिद्धांत बताते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए हम लोग कहेंगे नैतिक को इंग्लिश में बोला जाता है मोरल डेवलपमेंट थियरी, मोरल डेवलपमेंट थियरी। अब देखिए मोरल डेवलपमेंट थियरी जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया जो है, हम कहेंगे इस सिद्धांत को दिया लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जो है, और उसने बोला जो है कि नैतिक का जो विकास है जो है, जो नैतिकता है, जो मोरल है जो है, उसका विकास 3 स्तरों में होता है जो है। कितने स्तर में होता है जो है नैतिक विकास? ये नैतिक विकास हमारा जो है 3 स्तरों में होता है। इसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल बोलते हैं, 3 लेवल। हम लोग कहेंगे 3 लेवल होते हैं जो है नैतिक विकास के, जिसे हम आपको दिखाते हैं। 3 लेवल के साथ ही हम लोग कहेंगे कि नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं, और इस 3 स्तर से 6 स्टेज होते हैं, 6 स्टेज। मीन्स
3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती है। मीन्स प्रत्येक स्तर के 2 स्टेज होते हैं जो है। तो यहाँ पर आइए दिखाते हैं आपको जो है। पहला हमारा जो मिलेगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर। प्राक नैतिक तर्कण स्तर। दूसरे के तौर पर हम लोग देखते हैं जो है रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर। पहला हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर, दूसरा जो है रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर, और तीसरे के तहत हम आते हैं जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर। अब देखिए 3 स्तर हो गए हमारे जो है। यहाँ पर हम कहेंगे कि बालक का जो है जो नैतिक विकास होता है वो 3 स्तरों में होता है, जिसे हम लोग कहेंगे प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर, दूसरा रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर, और तीसरा हम कहेंगे उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर जो है। अब देखिए समय काल की बात की जाए जो है, तो कौन सा हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कण का जो समय काल होता है जो है, इसे हम कहेंगे इसका समय काल 4 से 10 वर्ष होता है। 4 से 10 वर्ष होता है। ये कई बार हमारा पूछा गया है जो है। रूढ़िगत नैतिक तर्कण का स्तर देखिए जो है 10 से समय काल, इसका समय काल 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। और उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कण का जो समय काल होता है, समय काल हम कहते हैं 13 से लेकर के किशोरावस्था तक होता है जो। आइए यहाँ पर 3 स्तर आपको हमने दिखा दिया है जो। अब यहाँ से जो है हम 6 स्टेज दिखाते हैं जो है। मीन्स प्रत्येक स्तर के 2 हमारे क्या होते हैं, स्टेज होता है जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है प्राक के तहत हमारा 2 स्टेज हमारे आते हैं जो है, जिसे हम लोग जो है यहाँ पर लेते हैं। मेन पॉइंट्स आपके जो है स्तर और स्टेज की है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता, या हम कहेंगे दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता। दूसरे के तौर पर हम कहेंगे साधनात्मक सापेक्षवादी की उन्मुखता। इसी तरह से जो है रूढ़िगत के भी हमारे जो है 2 लेवल आते हैं, जो 2 स्टेज आते हैं जो है। उत्तम लड़का, उत्तम लड़के की उन्मुखता। उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता जो है। दूसरे तौर पर हम लोग आते हैं जो है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। और लास्ट में उत्तर के भी हम लोग जो है 2 स्टेप लेते हैं जो है। आइए इसे हम दिखाते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा है जो है, जिसे हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध उन्मुखता।
और लास्ट स्टेप इसका मिलता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक नीतिपरक, सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता। इस तरीके से आपके सामने जो है देखिए, एक हमारा, दूसरा हमारा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, पांचवा स्टेज और ये छठा स्टेज। मीन्स 3 स्तर और 6 स्टेज में जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बांटा है जो है, इन्होंने बताया जो है कि जो भी बालक का नैतिक विकास होता है वो 3 स्तरों में होता है और 6 अवस्थाओं में होता है जो है। 3 स्तर के तहत आपको मालूम हो गया कि पहला स्तर होता है प्राक रूढ़िगत स्तर जो है, जिसका समय काल होता है जो 4 से 10 वर्ष होता है। दूसरा हमारा जो स्तर होता है जिसे हम रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर बोलते हैं, जिसका समय काल 10 से 13 वर्ष होता है जो है। तीसरा हमारा उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कण स्तर होता है, जिसका समय काल जो है 13 वर्ष से जो है, 13 वर्ष हम लोग क्या बोलेंगे, 13 वर्ष से जो है, 13 वर्ष से किशोरावस्था तक का होता है जो है। अब सभी तीनों स्तरों को जो है, मीन्स प्रथम स्तर प्राक रूढ़िगत स्तर को जो है 2 भागों में जो है या 2 अवस्थाओं में बांटा गया, जिसे बोला गया दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता। यहाँ देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता, हम कहेंगे कोई भी बालक जो है दंड से बचना चाहता है जो है, वो आज्ञाकारी बनना चाहता है जो है। ये मोरल उसका डेवलपमेंट है जो है कि 4 से 10 साल का बालक भी जो है दंड पाना नहीं चाहता, वो आज्ञाकारी होना चाहता है जो है। इसके बाद हम बोलें कि साधनात्मक सापेक्षवादी की उन्मुखता, मीन्स वो सक्रिय रहता है, जो सोचता है कि जो भी कार्य हमें दिया जाए उसको हम जल्द से जल्द करके जो है क्या करते हैं, दिखा सके जो है। इसके बाद रूढ़िगत नैतिक तर्कण में देखिए जो है उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता, हमें समय काल से मालूम हो गया कि समय काल उसका प्यूबर्टी का है जो है। मीन्स वो अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है जो है, ये लोन लाइफ चाहता है, एकांतता चाहता है, प्राइवेसी चाहता है जो है। कोई भी लड़का है जो है वो सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और कोई भी लड़की है जो सोचती है जो है मैं अच्छी हूँ जो है। इस तरह की उनमें क्या होती है जो है, एक ओरिएंटेशन आता है, एक उसमें सोच आती है जो है। उसी के अनुरूप हम इसी में देखेंगे जो है आता है सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता जो है। वो समाज से जो है अपने आप को क्या करना चाहता है जो है, समाज से अपने आप को प्यार पाना चाहता है, उदारता पाना चाहता है, स्नेह पाना चाहता है जो है। इसके बाद 13 वर्ष के बाद हमारा लग जाता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कण का स्तर जो है, जिसे हम कहेंगे सामाजिक अनुबंध उन्मुखता जो है। वो समाज के दायरे में आने लगता है, समाज के नियमों को मानने लगता है जो है। इसी तहत कहते हैं सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता, मीन्स यूनिवर्सल वो क्या हो जाता है जो है, मोरल हो जाता है। मीन्स सभी चीज को जो है समाज के नैतिक नियमों के अनुरूप जो है कार्य करने लगता है जो है। तो इस तरीके से जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है बालक के विकास, बालक के नैतिक विकास की जो है 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाओं को बताया। तो इस तरह से आज हमारा पेडागॉजी का 10वां लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे।